नमस्कार, मैं मोविन नाज़रेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल मावले सफ़र में। पिछले दो महीने से हम तमाम जो सीनेट के मेंबर हैं और तमाम जो ऐसे विद्यार्थी दल है जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं, इनसे हम संवाद कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ में गलत मैसेज लोगों तक पहुंचा है और इस गलत मैसेजेस को और मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हमारे साथ है श्री संतोष गांगुली जी, जो स्वयं एक प्रोफेसर रह चुके हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के वे चीफ ऑर्गेनाइज़र है, प्रमुख संगठक है। और उनसे हम संवाद करेंगे सीनेट इलेक्शन के रिगार्डिंग में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मावले सफ़र में। सर, आपने हमारे काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे रहेंगे सीनेट इलेक्शन के रिगार्डिंग में। तो सर, तमाम जो छोटे दल है, जो विद्यार्थी दल है, जिनको ज़्यादा अनुभव नहीं है सीनेट इलेक्शन के बारे में और मुंबई यूनिवर्सिटी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि मुंबई यूनिवर्सिटी कैसे कार्य करता है, तो बहुत सारे गलत मैसेज पैगाम जनता तक, लोगों तक और विद्यार्थी तक पहुंचा है। सबसे पहला सवाल मेरा इसके रिगार्डिंग रहेगा कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी में आज मुख्य तौर पर जो फोकस किया जाता है मीडिया के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, वो है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10 रजिस्टर्ड सीनेट मेंबर है और इसके बाद जो नॉमिनेटेड सीनेट मेंबर होते हैं, जो टीचर ग्रेजुएट से आते हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है। इस सवाल पर ज़्यादा रोशनी डालिए आप। बहरहाल बात ऐसी है कि मुंबई यूनिवर्सिटी जो है, मुंबई विश्वविद्यालय, उसमें जो सीनेट यानी कि अधिसभा जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मतलब जानकारी नहीं रहती है। कैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी की जब स्थापना हुई थी, मतलब यूनिवर्सिटी की जब स्थापना होती तो यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, विश्वविद्यालय इटसेल्फ फिर से ऑटोनोमस बॉडी। अब जैसे होते कि ये ऑटोनोमस बॉडी चलाने के लिए एक पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एक होना चाहिए, तो वो हिसाब से यूनिवर्सिटी में सीनेट एक स्ट्रक्चर है। ये ऑथराइज के लिए, ये ऑथराइज ऑर्गेनाइज बॉडी है। और सीनेट जो होता है, सीनेट में से जो लोग चुन के आते हैं, जो ऑफिशियली चुन के आते हैं, मतलब नॉमिनेटेड होते हैं, और जो इलेक्टिवली चुन के आते हैं, यानी इलेक्शन प्रोसेस से आते हैं, वो अथॉरिटी बनते हैं और वो यूनिवर्सिटी के कारोबार आगे 5 साल में चलाते हैं। अब उसमें कैसा होता है कि बहुत सारे लोगों को ये धारणा नहीं है कि यूनिवर्सिटी का सीनेट क्या है या सीनेट, जैसे आमतौर पर हमें यही पता होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो काउंसलर या नगर सेवक होता है उसके इलेक्शन के बारे में पता होता है, या तो फिर राज्य के लेवल में MLA की इलेक्शंस के बारे में पता होता है, या तो फिर देश के लेवल पे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के बारे में पता होता है। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट के इलेक्शन के बारे में दस्तूर खुद जो ग्रेजुएट्स रहते हैं उनको ही पता नहीं होता है। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी जो होता है, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं होती है, सरकार की ही ऑटोनोमस बॉडी होती है। उनको चलाने के लिए जो अथॉरिटी होती है उसको सीनेट कहते हैं। अब बहरहाल सीनेट का कंपोजिशन कैसा होता है, तो जैसे पता होता है कि जैसे अभी आपको ही पता है कि अगर देश का जो निर्माण होता है और देश को आगे बढ़ाना होता है और देश को आगे चलाना होता है, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है वही देश को आगे बढ़ाती है। तो उस निर्माण में जो रिसोर्सेज लगते हैं, जो संसाधन लगते हैं, तो वो संसाधन और रिसोर्सेज की जो निर्मित है ये मुंबई यूनिवर्सिटी करती है, या बहुत सारी विश्वविद्यालय ये सब काम करती है। तो विश्वविद्यालय का काम होता है कि रिसोर्सेज और संसाधन तैयार करना, और वो संसाधन होते हैं जो देश को आगे क्वालिटी लेवल पे या तो फिर देश को और उन्नति लेवल पे, प्रगति के लेवल पे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें जो होता है बेसिकली बात ऐसी होती है कि एजुकेशन की बात आती है, हायर एजुकेशन की बात है। अगर हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो उसमें हायर एजुकेशन की बात आती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करें तो मुंबई यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड उनके खुद के डिपार्टमेंट्स हैं जो मास्टर्स पढ़ाते हैं, मास्टर्स के लिए हैं, PhD के लिए हैं, MPhil रिसर्च के लिए हैं, और एट द सेम टाइम उनके एफिलेटेड कॉलेजेस भी है। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस मेरे ख्याल से 800 के लगभग एफिलेटेड कॉलेजेस है, और तमाम अलग अलग प्रकार की फैकल्टी है, जिसमें लॉ फैकल्टी है, जिसमें कॉमर्स मैनेजमेंट है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें आर्ट्स फैकल्टी जिसको भी ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। इसके पहले 20 साल पहले मेडिकल फैकल्टी भी मुंबई यूनिवर्सिटी के ही दायरे में आती थी, लेकिन मुंबई मेडिकल का भी खुद अपना एक अलग यूनिवर्सिटी हो, जिसको महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ सर्विसेज, ये नासिक में अभी उनका अलग से यूनिवर्सिटी हो गया। तो मुंबई यूनिवर्सिटी से मेडिकल का जो फैकल्टी है वो निकल गई है। अब ये जो फैकल्टी होती है, इसमें जो एजुकेशन जो प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो मुंबई यूनिवर्सिटी करती है। अब जब एजुकेशन प्रोवाइड जब मुंबई यूनिवर्सिटी जब काम करती है, तो एट द सेम टाइम क्या होता है कि एजुकेशन में सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस किस प्रकार से होना चाहिए, सिलेबस में इंडस्ट्री जॉब ओरिएंटेड किस प्रकार से होना चाहिए। सिलेबस जब तैयार करते हैं तो अलग अलग फैकल्टी के हिसाब से, अगर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में किस प्रकार से सिलेबस उसका उस इंडस्ट्रीज़ के लिए, या जॉब ओरिएंटेड मतलब जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उनके लिए जॉब के लिए कितना उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो इस हिसाब से सिलेबस का निर्मित होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वैसे ही होता है, लॉ का भी वैसे ही होता है, और ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स का भी वैसे ही होता है, इवन फाइन आर्ट्स का भी ऐसे ही होता है। अब ये सब तैयार करने के लिए ये अलग अलग
एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। जैसे कि अगर हम विश्वविद्यालय देखेंगे या महाविद्यालय देखेंगे तो उसके अंदर कैसा होता है कि स्टूडेंट जो रहता है वो एक सेंटर पॉइंट रहता है। उसके बाद में जो मुख्य धारा के जो लोग होते हैं वो टीचर्स होते हैं, और उसके बाद में नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। तो स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे पहलू होते हैं। जैसे कि अब हम कहते हैं कि एक ट्राइपॉड होता है, एक मतलब स्टूल है, उसके अगर तीन अगर पहिए हैं तो ये तीन, और इसमें से एक पहिया भी अगर निकल गया तो स्टूल नहीं रहेगा, वो उसका बैलेंस निकल जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों की मजबूती, तीनों के जो पिलर है काफ़ी मजबूत होने चाहिए। तो इनके रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं उनको सीनेट कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स में जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो सीनेट के लिए वो इलेक्टेड बाय इलेक्टेड वो सीनेट्स में जाते हैं। उसके बाद में जो टीचर्स है, अभी टीचर्स में भी पीजी टीचर्स यानी कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स, यूजी टीचर यानी कि कॉलेजेस के टीचर्स, तो यूजी टीचर्स से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट के लिए जाते हैं। पीजी टीचर्स जो होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उनमें से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट के लिए जाते हैं। एट द सेम टाइम जो कॉलेज चलाते हैं, जो कॉलेज को डिसिप्लिन करता है, प्रिंसिपल्स ग्रुप, जो प्रिंसिपल ग्रुप से भी कुछ लोग जो चुन के जाते हैं वो उनको भी सीनेट कहलाते हैं, जो प्रिंसिपल का रोल अदा करते हैं, प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन का रोल अदा करते हैं। एट द सेम टाइम जो कॉलेजेस चलाते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, जो संस्था चालक जिसको हम कहते हैं, उन संस्था चालक में से भी इलेक्शन होकर कुछ लोग उनका प्रतिनिधित्व के लिए सीनेट में जाते हैं। ऐसा ही सीनेट का इलेक्शन का प्रोसेस होता है, इलेक्टेड लोग होते हैं। एट द सेम टाइम कैसा होता है कि शासन की तरफ से नॉमिनेशन भी आते हैं। तो नॉमिनेशन में एमएलए होता है, एमएलसी, एक एमएलए होता है, एक एमएलसी होता है, एजुकेशन ऑफिसर होता है, उसके बाद में फिर जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद में फिर डीन्स ऑफ फैकल्टी होते हैं जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, उसके बाद में फिर फाइनेंस ऑफिसर्स, लाइब्रेरियन। तो ऐसे एक्स ऑफिशियल जो एक्स ऑफिशियल मेंबर भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं और इलेक्टेड होते हैं। और इन लोगों का एक संगठन होता है। इन लोगों का एक संगठन होने के बाद में इनका एक हर 6 महीने में इनका एक ऑगस्ट हाउस यानी कॉन्वोकेशन जो हॉल है अपना, कॉन्वोकेशन हॉल में एक सभा होती है, उसको अधिसभा कहते हैं। उस अधिसभा में हर 6 महीने में मुंबई यूनिवर्सिटी में आने वाले जो भी समस्या है, स्टूडेंट्स की समस्या है, टीचर्स की समस्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ की समस्या है, या फिर इनकी समस्या, कुछ सोशल इश्यूज़ की समस्या, उसके ऊपर चर्वण होता है। और उसके बाद में सीनेट से मतलब जो भी डिसीजन आ जाता है उसको फाइनलाइज किया जाता है। अच्छा, इसके बावजूद सीनेट के ऊपर एक अथॉरिटी होती है जिसको मैनेजमेंट काउंसिल कहते हैं। ये मैनेजमेंट काउंसिल भी इन सीनेट में से ही जो लोग चुन के जाते हैं आगे मैनेजमेंट काउंसिल में रहते हैं, और मैनेजमेंट काउंसिल की सभा हर महीने में होती है। यूनिवर्सिटी के जितने भी इशू होते हैं उसके ऊपर फिर से यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, और फाइनल तौर पे उसका शिक्कामोर्तब जो है मैनेजमेंट काउंसिल के जो रेजोल्यूशन होता है उसके ऊपर शिक्कामोर्तब होता है। इस प्रकार से ये सीनेट रहती है। तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विद्यार्थी दल है महाराष्ट्र में, तो उससे उनका कहना ये है कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत ही बड़ा है। लगभग 850 से 900 कॉलेज है यहाँ पर, और क्योंकि जो कॉलेज मुंबई में है तो उनको मुंबई यूनिवर्सिटी बराबर ख्याल रखता है, लेकिन जो कॉलेज पालघर में है, विरार में है, धानू में है, या फिर डोंबिवली कल्याण साइड में, तो मुंबई यूनिवर्सिटी उनका ख्याल बराबर रख नहीं पाता है। बहुत सारे इशू में आज भी कंप्यूटर लैब का इशू है, PRN का इशू है, प्रॉपर ग्राउंड फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर, मार्कशीट का इशू है, ऐसे बहुत सारे इशू विद्यार्थी को फेस करना पड़ता है। और क्योंकि सीनेट मेंबर का जो दायरा है वो भी कम है सर, और सिर्फ 10 मेंबर है, तो लोगों का जो शिकायत होता है, विद्यार्थी का जो शिकायत होता है वो यूनिवर्सिटी तक, सीनेट मेंबर तक पहुंच नहीं पाता है। तो उनका कहना ये है कि जुरिस्डिक्शन छोटा होना चाहिए या फिर जो सीनेट मेंबर की संख्या है वो बढ़ना चाहिए। तो सर ये विषय पर आपकी क्या राय है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यूनिवर्सिटी में जो सीनेट यानी अधिसभा के सदस्य का जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे कि पिछले 20 साल में जो हायर एजुकेशन में विद्यार्थियों की बढ़ी है, मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ा है, उनकी गिनती बढ़ी है, तो अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियसली जैसे अगर विद्यार्थी बढ़ते हैं, कॉलेजेस की संख्या बढ़ती है, उसी हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो जैसे कहा कि मैंने ये एक प्रकार का शासन में हायर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इतना महत्व नहीं दिए जा रहे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये उसी का एक कारण है कि जिस हिसाब से मतलब अगर स्टूडेंट्स अगर बढ़ते, पिछले 20 साल की अगर आप एवरेज देखो तो स्टूडेंट्स किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, कॉलेजेस किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। आज मुंबई यूनिवर्सिटी के पास मतलब 800 से भी ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेज है, और डेफिनेटली मुंबई यूनिवर्सिटी का जुरिस्डिक्शन आज अलग अलग प्रकार के मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणा, नवी मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग,
ये ऐसे 7-8 डिस्ट्रिक्ट में मुंबई यूनिवर्सिटी का एक जुरिडिक्शन है, और काफ़ी अपने महाराष्ट्र में अपने खुद के पैमाने पे काफ़ी बड़ा एक जुरिडिक्शन है। और बड़ा जुरिडिक्शन होने के वजह से क्या है कि उसमें 800 से ज़्यादा उनमें कॉलेजेस है। और डेफिनेटली बात कुछ होती है ऐसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी से जो कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए कॉलेज के लेवल पे वो होता नहीं है। उसका कारण एक ये भी है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है पिछले 10-15 साल से मुंबई यूनिवर्सिटी का नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे लास्ट रिक्रूटमेंट मेरे ख्याल से एक 10 साल पहले कुछ हुआ था, 2013 में हुआ था। 2013 के बाद में वो भी हार्डली कुछ कम लोगों का, कुछ मेरे ख्याल से कुछ 125 लोगों का, कुछ 125 लोगों का। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो कैटर करती है, हर साल 5 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, सिर्फ 125 लोगों का रिक्रूटमेंट 2013 में हुआ था। पिछले 10 साल से आप देखेंगे तो लोग रिटायर्ड होते जा रहे हैं, उनके जगह पे दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं। जो स्टाफ यहाँ पर है वो टेम्परेरी स्टाफ है, उनकी खुद की एक लड़ाई है जो वो लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उसके बावजूद स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। परमानेंट स्टाफ कम होते जा रहा है। टेम्परेरी स्टाफ का कहना है कि उनके कुछ लिमिटेशंस आते हैं। स्टूडेंट जो सिंधुदुर्ग का स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आता है, वो शाम को अगर 4 बजे पहुँचता है तो उसको 2-2 घंटा रुकना पड़ता है। उसके बाद में 5:30-6 बजे यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, तो उसको फिर से वापस जाने का उसका एक इशू होता है, या तो फिर रुकने का इशू होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन के लेवल पे आईसीटी का जो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, यूनिवर्सिटी वो यूज़ नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटी खुद का अपना एक एमएससी कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, उनका सीसीएफ का डिपार्टमेंट है, उनका यूसीसी का डिपार्टमेंट है। इतने सारे डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी इज़ लैकिंग टू टू इम्प्लीमेंट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर पॉलिसी टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, कि हमारा कहना यही है कि सिंधुदुर्ग का स्टूडेंट अगर वो क्यों यहाँ पर आए फिज़िकली और वो अपना डॉक्यूमेंटेशन करें, क्यों नहीं ऑनलाइन होना चाहिए। हम ऑनलाइन के बारे में पहले से, जैसे आज कोविड के वजह से आपको पता है कि आज एक कोविड आया तो 100% हम लोग ऑनलाइन की तरफ गए। तो एग्ज़ाम ऑनलाइन में हुए, एडमिशन्स ऑनलाइन में हुए, फ़ीस का भी जो चलन है वो ऑनलाइन में हुआ है। लेकिन इतना ऑनलाइन में होने के बावजूद भी रोज़ यूनिवर्सिटी में आज लगभग आप देखोगे तो नहीं, तो मेरे ख्याल से डेली यूनिवर्सिटी में ये या वो कारण के वजह से यूनिवर्सिटी में लगभग 1,500 से 2,000 स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये 1,500 से 2,000 स्टूडेंट्स क्यों आते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ये बात आपका सही है कि यूनिवर्सिटी का कॉलेजेस का बढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स भी बढ़ गए हैं, और स्टूडेंट्स बढ़ने की वजह से जो यूनिवर्सिटी को कामकाज करना चाहिए, यूनिवर्सिटी को जो स्टूडेंट को फैसिलिटी देना चाहिए या जो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने सोचना चाहिए, उनके हाई लेवल पे हायर अथॉरिटी, उन पे उच्च विद्या विभूषित जैसे जो लोग हैं यूनिवर्सिटी में, जो अथॉरिटी है, उन्होंने इसके ऊपर सोच के उसका अमल करना चाहिए। हम हमेशा इसके बारे में यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, हमेशा एक एक्टिविस्ट के नाते, ना कि हमारा ही मतलब एमएनएस की तरफ से, और भी दूसरे भी जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर 2 महीने में यूनिवर्सिटी में मोर्चा रहता है, आंदोलन रहता है। अगर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर टाइम टू टाइम अगर प्रोवाइड करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कुछ शिकायत या कुछ दिक्कत स्टूडेंट्स को देगी। और सिंधुदुर्ग का स्टूडेंट वहाँ से यहाँ पर आना उसको जायज़ होगा। मुझे नहीं लगता वो इधर आ सकते। वो उसको अगर ऑनलाइन या बाकी और भी अगर सिस्टम करेंगे तो उसका जो प्रॉब्लम है वही का वही सॉल्व हो सकता है। सर, जैसे आपने जिक्र किया है कि पहली बार मुंबई यूनिवर्सिटी के इतिहास में हुआ है कि 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी ने एनरोल किया इस सीनेट के लिए, तो सर इसके पहले कभी नहीं हुआ है। तो सर हमारा मेन कारण था कि सीनेट मेंबर्स के साथ और जो विद्यार्थी दल के साथ इंटरव्यू लेने का, कि लोगों तक जागृति पहुँचे। तो जो आप कह रहे हो सर कि जागृति लोगों तक पहुँच चुकी है और विद्यार्थी तक पहुँच चुकी है, तो सर इसको आप कैसे देखते हो और कितना बड़ा क्षण है ये आपके लिए, क्योंकि 25 साल से जो आप कार्य करते हो उसका जो आज रंग है वो आज हमें ग्राउंड लेवल पर हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। जहाँ तक मैं पिछले एक 25-30 साल से मैं स्टूडेंट एक्टिविज़म में देख रहा हूँ, मैं खुद ही मैं सक्रिय हूँ मैं। और मैंने जो पहली जो सीनेट इलेक्शन जो देखी है वो 2000 की इलेक्शन थी। उसके बाद में दूसरी इलेक्शन जो मैंने देखी है वो 2005 की इलेक्शन थी। तीसरी इलेक्शन जो थी 2010 की थी। चौथी इलेक्शन 2018 की थी, और अभी जो इलेक्शन आ रही है 2023 की आ रही है। तो कैसा होता है कि
ये 20-22 साल में जो हमने इलेक्शन प्रोसेस देखा है, और उसमें इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन इज़ नथिंग बट ये उत्साह होता है, लोकशाही का उत्साह। जो है मेरी धारणा है कि ये लोकशाही का उत्साह होता है। कोई भी इलेक्शन जब होता है तो वो लोकशाही का उत्साह होता है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। अब कैसा होता है कि उस लोकशाही के उत्सव में कितने लोग भाग लेते हैं, कितने लोग कार्य करते हैं, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो 20-25 साल पहले हमने देखा कि मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शन के तौर पर काफ़ी कम लोग ने, मतलब 2000 के साल में काफ़ी, मेरे ख्याल से कुछ 4000-5000 लोगों का ही एनरोलमेंट था। उसके बाद में 2010 में कुछ 2005 में कुछ 12,000 लोगों का एनरोलमेंट था। उसके बाद में 2010 में कुछ, मेरे ख्याल से कुछ 18,000 लोगों का एनरोलमेंट था। और 2020 में, 2018 में मेरे ख्याल से कुछ 58,000 लोगों का एनरोलमेंट था। ये टोटल एनरोलमेंट कहता हूँ मैं, वैलिड वोट इनवैलिड वोट वो बात की बात है, लेकिन टोटल लोगों का रजिस्ट्रेशन कितना था उस बारे में मैं कह रहा हूँ मैं। लेकिन आज जो हुआ है, 2023 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, 2022 का नोटिफिकेशन 2023 में जो इलेक्शन हो जा रहा है, उसमें एक काफ़ी सारी मतलब एक बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी तब्बल 1,13,000, जो कल का मुझे 8 तारीख का मुझे जो डाटा आया हुआ है, जो 1,13,000 रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स लोगों ने एनरोलमेंट किया है। तो अपने लेवल पे ये काफ़ी बड़ी बात है, और इस बात का काफ़ी सराहना करनी चाहिए कि लोगों में जागरूकता आई है। ये हमारा सबका यही एक मकसद है कि सीनेट इलेक्शन क्या है, आधी इलेक्शन क्या है, आधी सभा क्या होती है, किस प्रकार से होती है, तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इतने भी लोगों के पास पहुँचे, लेकिन जितने भी लोगों ने आज एनरोलमेंट किया, उससे हमें लगता है कि लोगों में जागृति आई है। लोग खुद ऑनलाइन होने की वजह से लोगों ने खुद पर्चा भरा है, कुछ लोगों ने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पर्चा भरा है। तो इस प्रकार से, और कुछ लोगों ने कुछ मतलब उनके ज़रिए और से ज़रिए में वो पर्चा भरा है। तो ऐसे पर्चा भरने की वजह से आज 1,13,000 जो लोग जो रजिस्टर्ड हुए, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, तो मुझे लगता है कि ये जो उत्साह था, जो उत्सव था, मतलब जो लोकशाही का उत्सव था, इसमें काफ़ी तौर पर मतलब एक पहल हुई है लोगों की शामिल होना। और मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ते आहिस्ते ये पहल और बढ़ जाएगी कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे आज आम तौर पर, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज लोगों के हाथ में अगर न्यूज़ आई है, मतलब पाम टॉप पे अगर हम न्यूज़ देखते हैं, तो मुझे याद है कि बचपन में हम जब टीवी देखते थे तो हम क्या देखते थे, तो हम ये देखते थे, मतलब छाया गीत देखते थे, चित्रगीत देखते थे, पिक्चर्स देखते थे, मतलब हिंदी पिक्चर, मराठी पिक्चर। एक पर्टिकुलर दिन में रहता था, सह्याद्री या दूरदर्शन का एक पर्टिकुलर मूवीज़, एक पर्टिकुलर डेज का प्रोग्राम होता था। लेकिन आज अगर हमारे पास अगर मोबाइल है, तो हम क्या देखते हैं, तो हम डिबेट देखते हैं, हम चर्चा देखते हैं, हम संविधान में होने वाली बड़ी बड़ी बातें, जो बातें हैं वो देखते हैं। अलग तौर के डिबेट्स होते हैं, अलग अलग तौर पर पार्लियामेंट में जो सभा होती है उनका हम रिकॉर्डिंग देखते हैं, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर विधानसभा, उसका हम रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो लोगों के हाथ में ये पैमटॉप आने के से, लोगों की जिज्ञासा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ने की वजह से आज हम देखते हैं कि इसमें तादाद बढ़ गई है। आज 1,13,000 जो है अपने लेवल पे काफ़ी बड़ी मात्रा में यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट हुआ है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के पास खुद ही अभी यंत्रणा उनकी है या नहीं है, वो फॉर्म स्क्रूटिनाइज करने के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इसके और ज़्यादा होते तो भी अच्छा होता था। सर, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी दल हैं जिनका ऐसा मानना है कि यूनिवर्सिटी में बहुत करप्शन होता है, बहुत स्कैम चालू है, और जो सीनेट मेंबर्स हैं, तो और यूनिवर्सिटी के द्वारा सीनेट मेंबर्स को 400 करोड़ का एक धनराशि मिलता है खर्चा करने के लिए, और वो स्टूडेंट तक, वो विद्यार्थी तक, वो कॉलेज तक पहुंचता नहीं है। तो सर, क्या मिसकंसेप्शन है क्या, या फिर सीनेट मेंबर को फंड्स आता है विद्यार्थी के खर्चे के लिए? हाँ, कैसा होता है कि काफ़ी सारे मतलब कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांटेड यूनिवर्सिटी है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांटेड यूनिवर्सिटी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट आती है वो सैलरी ग्रांट आती है। नॉन सैलरी ग्रांट जो पहले आती थी, जो अभी बंद हुई है। अच्छा, उसमें भी कैसा होता है कि यूनिवर्सिटी का एक अपना एक खर्चा होता है, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यूनिवर्सिटी में कैंपस होते हैं, कैंपस का डेवलपमेंट होता है, स्टूडेंट्स की विविध फैसिलिटी होती है, लाइब्रेरी होती है, उनके डिमांड्स होते हैं, उनका सब परिपूर्ण करना होता है। तो उसके लिए जो स्टूडेंट की फीस से जो पैसे आते हैं, उसमें से ये सब खर्चा हो जाता है, क्योंकि नॉन सैलरी ग्रांट ऐसी कुछ आती नहीं है। अब उसके बहरहाल कैसा है कि जो ग्रांट्स वगैरह आते हैं, ये जो कॉलेजेस में जो ग्रांट्स आते हैं, तो कुछ ग्रांट्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स के ग्रांट होते हैं, कुछ ग्रांट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल कंपोनेंट्स के ग्रांट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली जो एक 2013 में जो एक ग्रांट शुरू हुआ था, उसको रूसा कहते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान। उस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान के अंतर्गत काफ़ी सारे कॉलेजेस को उन्होंने अपनी
क्वालिटी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद में क्वालिटी परफॉर्मेंस यानी उनका नेक का क्या, उनका CGPA क्या स्कोर है, ये सब देखने के बाद में और बाकी की भी मतलब चीज़ें देखने के बाद में रूसा उनको ग्रांट परमिट करती है। वो 5 करोड़ का ग्रांट होता है, किसी कॉलेज को 2 करोड़ का होता है, किसी कॉलेज को 50 लाख का होता है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी को लास्ट टाइम पे 15 करोड़ दिए गए हैं। अब वो जो ग्रांट होता है पर्टिकुलरली उन चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर लैब है या नहीं, अगर नहीं है तो कंप्यूटर लैब बनाने के लिए, या तो फिर लाइब्रेरी में बुक्स एस्टेब्लिश करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्टिकुलरली ये ग्रांट दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे कोई ग्रांट होता नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स से जो पैसे लिए जाते हैं, जो कॉलेजेस जो स्टूडेंट से पैसे लेते हैं, उसमें कैसा होता है कि उसमें का कुछ शेयर ही यूनिवर्सिटी को मिलता है, और यूनिवर्सिटी को उनका शेयर मिलने के बाद में यूनिवर्सिटी उस कंपोनेंट ऑफ शेयर्स को जो है उस अलग अलग तरीके पे वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको उस पैसा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ स्पोर्ट्स का शेयर होता है, यानी कि स्पोर्ट्स क्या होता है, कुछ जिम खाने के लिए होता है, कुछ एग्ज़ाम फीस होती है। तो जो फीस जो यूनिवर्सिटी का शेयर कॉलेज से जो आते हैं, वो शेयर यूनिवर्सिटी उन तरीके से, मतलब उनका जो जिम खाना है, उनका जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उनका जो एग्ज़ाम हाउस में जो वर्क है, उधर वो पैसा लग जाता है। इसके अलावा कैसा होता है कि यूनिवर्सिटी की जो बॉडी होती है, वही मैनेजमेंट काउंसिल की जो बॉडी होती है, या फिर उसमें से रेजोल्यूशन निकलता है कि कॉलेजेस ने अलग अलग कोर्स के लिए क्या फ़ीस देनी चाहिए। ये फ़ीस जो होता है, ये फ़ीस जो ठहराने का, जो पक्का करने का काम होता है यूनिवर्सिटी के हायर अथॉरिटी पे होता है। एपेक्स बॉडी इसका जो होता है यूनिवर्सिटी होता है। यूनिवर्सिटी जो फ़ीस बताती है उससे ऊपर एक पैसा भी कॉलेजेस ने नहीं लेना चाहिए, और जो फ़ीस मतलब यूनिवर्सिटी कंफर्म करती है उसी का ही अमल जो है वो महाविद्यालयों ने, कॉलेजेस ने करना चाहिए। अभी ये हो गया मुंबई यूनिवर्सिटी का। वैसे ही जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, फार्मेसी कॉलेज हो गए, एजुकेशन BEd के MAd के कॉलेज हो गए, जो BEd के कॉलेजेस या लॉ कॉलेजेस हो गए, इनका जो फीस जो होता है, इनका फीस पक्का करने का काम जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, जिसको FRA कहते हैं, फी रेगुलेशन अथॉरिटी कहते हैं। वो फी रेगुलेशन अथॉरिटी, ये जो मैंने जब भी कोर्सेज के, ये प्रोफेशनल कोर्सेज है। इन प्रोफेशनल कोर्सेज की फ़ी जो है ये फी रेगुलेशन अथॉरिटी निर्धारित करती है, और फी रेगुलेशन अथॉरिटी जो निर्धारित की ये फ़ी है, वही फ़ीस आपको मतलब उन पर्टिकुलरली कॉलेज को लेना चाहिए। अच्छा, इसमें ऐसा होता है जो कुछ एडेड कोर्स है, कुछ अनएडेड कोर्स है। तो ऐसा होता है कि अगर अनएडेड कोर्स है तो अनएडेड कोर्स में किसी प्रकार का एड गवर्नमेंट से मिलता नहीं। जैसे मैंने पहले ही बताया, ना सैलरी ग्रांट मिलती है, ना नॉन सैलरी ग्रांट मिलती है। तब वो जो एड जो होता है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो बच्चों की फ़ीस से निकाला जाता है। उस बच्चों की फ़ीस से ही जो अनएडेड जो कोर्सेज़ के जो टीचर्स है उनका पेमेंट उधर से ही उसको बकाया किया जाता है। और जो एडेड होता है, वो एडेड में तो कैसा होता है कि जो सैलरी ग्रांट है वो इनसे मिलती है, सरकार से मिलती है सैलरी ग्रांट। तो जो नॉन सैलरी ग्रांट नहीं मिलती है तो बच्चों की फ़ीस से वो नॉन सैलरी ग्रांट का पैसा जो लेते हैं वो नॉन सैलरी ग्रांट के हिसाब से वो खर्चा किया जाता है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो कोर्सेस एडेड कोर्सेस है उनकी फ़ीस जो होती है उनकी फ़ीस कम होती है, जो अनएडेड कोर्सेज होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। लेकिन फ़ीस के मामले में एक ऐसा हो जाता है कि इसके बावजूद भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि स्टूडेंट से नॉर्म्स, यानी कि FRA के नॉर्म्स है वो वायलेट करते हैं, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स वायलेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, कैपिटेशन फी रेगुलेशन एक्ट 1987 का एक पर्टिकुलर एक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको वायलेट करके ज़्यादा तौर पे फ़ीस देते हैं, स्टूडेंट से ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, और ज़्यादा फ़ीस लेने के बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं। कुछ कॉलेजेस अपने लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, कुछ कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर ना केवल एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन और भी मतलब डोनर से, मतलब या उनकी जो चैरिटी है, चैरिटी से पैसे डाल के वो स्टूडेंट को जितना ज़्यादा क्वालिटी का एजुकेशन दे सकते हैं वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से फ़ीस का ही होता है। लेकिन ऐसी कोई स्पेशल ग्रांट या स्पेशल कंपोनेंट ऐसा, या यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी सारा एडेड है या काफ़ी सारा पैसा, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, ये साक्षात्कार का मुख्य कारण ये था कि तमाम जो विद्यार्थी दल का हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनका समाज के लिए क्या एक नज़रिया है, और उनका दल का, उनके विद्यार्थी दल का क्या आइडियोलॉजी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या मिशन है, विज़न है, एम्स है, ये हम जानकारी करने के लिए हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो सर, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमें प्राप्त हुआ, बहुत सारे मिसकंसेप्शन जनता तक भी पहुँचे हैं, और कहने की वो सब मिसकंसेप्शन का आपने आज क्लैरिफिकेशन दिया है, आपने जवाब दिया है तमाम उत्तरों का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते सर, और आपके कीमती समय में से समय दिया इस मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।